फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल GSK.E पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज हम NCERT क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे थे, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसके अंतर्गत हम इससे पूर्व 2 पार्ट्स पढ़ चुके थे। आज के इस तीसरे पार्ट के अंतर्गत हम लोग सत्ता के तीसरे विकल्प के रूप में या जो आने वाले समय में विश्व की एक महाशक्ति हो सकती है, जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकता है, उस विकल्प में से जो तीसरा विकल्प है चीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चीन जिसको हम जनवादी चीनी जनवादी गणराज्य पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जानते हैं। चीन विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला और विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश है। चीन की अर्थव्यवस्था आज विश्व की सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। चीनी अर्थव्यवस्था विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन आज अपने विशाल आबादी, बड़े भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव के कारण व तीव्र आर्थिक वृद्धि के कारण जो है विश्व में अपने प्रभाव को बढ़ाते जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार 2040 तक चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आएगा। 2040 तक जो चीन की अर्थव्यवस्था होगी वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भी आगे निकल जाएगी, यह ऐसा अनुमान है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चीन जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस तीव्रता के साथ वो आर्थिक तरक्की कर रहा है और अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, सैन्य क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में चीन आज बहुत तेजी के साथ, बहुत हम कह सकते हैं कि मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, जो आने वाले विश्व में चीन को एक नए विश्व धुरी के रूप में, या हम कहें कि विश्व महाशक्ति के रूप में, जिसका संपूर्ण विश्व में बोलबाला हो सकता है, इस ऐसी शक्ति के रूप में आगे यह बढ़ते जा रहा है। हम आज के इस अध्याय के अंतर्गत यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो चीन की अर्थव्यवस्था जो आज विश्व में दूसरे स्थान पर है और जिस गति से चीन की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से चीन तरक्की कर रहा है, जिस गति से वो आने वाले दिनों में विश्व का सिरमौर हो सकता है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है, तो इस आर्थिक उत्थान को, या हम कहें कि जिस लक्ष्य तक चीन आज पहुंचने वाला है या पहुंच चुका है, यह लक्ष्य उसने किस तरीके से प्राप्त किया है, किस तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, चीन में सन 1949 में 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति, इसी क्रांति के बाद ही जो है चीन में आर्थिक, हम कह सकते हैं कि आधुनिक आर्थिक तरक्की की शुरुआत मानी जाती है। 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। प्रारंभ में चीन ने पूंजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़ते हुए सोवियत मॉडल को अपनाया। जो साम्यवादी चीन के गठन के पश्चात, जो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जो साम्यवादी क्रांति हुई, उसके पश्चात चीन ने विश्व के जो पूंजीवादी राष्ट्र थे उससे कहीं न कहीं अपनी दूरी बना ली, उससे अपने रिश्ते तोड़ दिए, और जो चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं न कहीं सोवियत संघ के अधिक नजदीक आई। चीन ने सोवियत मदद और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाकर तीव्र गति से आर्थिक विकास किया। चीन के द्वारा खेती के जो वहां पर जो परंपरागत उद्योग थे और जो कृषि और खेती की जो व्यवस्था थी, उसको मजबूत करने का प्रयास किया और उससे पूंजी को निकाल कर, या हम कहें कि उससे आमदनी करके सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जो है इनके द्वारा जोर दिया गया। और इन्होंने जो विदेशी बाजारों में जो तकनीकी उपलब्ध थी, जो सामान वहां पर बनाए जाते थे,
उनको धीरे धीरे अपने घरेलू स्तर पर उन सामानों को बनाना प्रारंभ किया, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विदेशी तकनीकी को जो है अपने देश में ही चीन के द्वारा विकसित करने का प्रयास किया गया, उनकी नकल उतारने का प्रयास चीन के द्वारा किया गया। और इसके कारण धीरे धीरे जो है चीन ने एक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि आधार जो है स्थापित किया, और इसके कारण चीन नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ देने में जो है सफल दिखने लगा। चीन ने इस, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि घरेलू स्तर पर ही अपने संसाधनों का सदुपयोग करते हुए बहुत तेजी के साथ 5 से 6% की दर से इस चीन के द्वारा आर्थिक विकास किया गया, और जिसके कारण चीन बहुत ही कम समय में विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभरने लगा। किंतु जिस गति से चीन की जनसंख्या बढ़ रही थी, जिस 2 से 3% वार्षिक दर की वार्षिक फीसदी की दर से जो है, जो वार्षिक वृद्धि थी चीन की जनसंख्या की, कहीं न कहीं इस जनसंख्या वृद्धि ने चीन की जो आर्थिक विकास की जो गति थी उसको कम करने का प्रयास किया। और जितनी हम कह सकते हैं कि जिस गति से चीन की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी, जो लाभ जो है चीन की आम जनता को मिलना चाहिए था, चीन के नागरिकों को मिलना चाहिए था, वह लाभ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वह लाभ जो है आम नागरिकों तक उस गति में नहीं पहुंच पाया जिस गति से वह लाभ नागरिकों को पहुंच सकता था। तो कहीं न कहीं जो राज्य नियंत्रित जो व्यवस्था चीन में थी, उस व्यवस्था पर चीन सोचने को मजबूर हुआ, और इसी दौर में जो है, जो हम कह सकते हैं कि जो चीन की जो व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए प्रयास भी किए गए। 1970 में चीन के द्वारा 1970 के दशक में कुछ नीतिगत निर्णय लिए गए, और चीन ने 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने राजनीतिक संबंधों और आर्थिक संबंधों को स्थापित करते हुए जो एकांतवास उसका चल रहा था, पूंजीवादी देशों से जो उसकी दूरी थी, उसको समाप्त करने का प्रयास किया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1972 में अमेरिका से संबंध, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की स्थापना कर चीन ने एक नए दौर की शुरुआत की। 1973 में इस नीति को आगे बढ़ाते हुए जो चीन के प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई, इन्होंने 4 क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिए जो है 4 प्रस्ताव इनके द्वारा रखे गए। और इन प्रस्तावों के द्वारा यह प्रयास किया गया कि चीन की जो परंपरागत जो औद्योगिक ढांचा है उसमें उसका आधुनिकीकरण किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, ताकि चीन विश्व की जो अर्थव्यवस्था की जो गति है, जो विश्व में तेजी के साथ जो औद्योगिकरण हो रहा है, जो विकसित राष्ट्र तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस तकनीकी को चीन में लाया जा सके, उस अपने परंपरागत उद्योगों में सुधार किया जा सके। इसके लिए जो है कृषि क्षेत्र में सुधार किया जा सके, उद्योगों का जो है उद्योगों में सुधार लाया जा सके, नई टेक्नोलॉजी वहां पर लाई जा सके, सेना का आधुनिकीकरण किया जा सके। इसके लिए ये आधुनिकीकरण के प्रस्ताव लाए गए। इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए 1978 में जो तत्कालीन नेता थे देंग शियांगोपेंग के द्वारा चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करते हुए और खुले द्वार की नीति की घोषणा इनके द्वारा की गई। खुले द्वार की नीति की घोषणा होने के पश्चात जहां जो चीन की अर्थव्यवस्था का जुड़ाव विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ में हुआ, वहीं जो वैश्विक स्तर के पर जो पूंजीपति थे, जो विदेशी जो पूंजी निवेशक थे, वो चीन आए। उनके द्वारा चीन में विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी का निवेश किया गया, जिसके कारण जहां चीन की जो घरेलू उद्योग थे उसमें तकनीकी रूप से सुधार हुआ, वहीं विदेशी राष्ट्रों के द्वारा यहाँ पर पूंजी लगाने के कारण, विदेशी उद्योगपतियों के द्वारा निवेश किए जाने के कारण यहाँ के जो उद्योगों में बहुत जो है तीव्रता आई, बहुत तेजी के साथ सुधार हुआ और औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हुई। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के कारण चीन में
औद्योगिक स्तर पर विभिन्न सुधार दिखाई देने लगे बहुत तेजी के साथ। हम कह सकते हैं कि चीन के उद्योगों में वृद्धि हुई। कृषि के निजीकरण के कारण 1982 में चीन के द्वारा खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। तो इस तरीके से चीन ने कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि की। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद में तेजी से वृद्धि हुई। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा के द्वारा तथा कृषि और उद्योगों के निजीकरण के द्वारा चीन की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिले। इन सुधारों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को गति मिली और अब चीन जो है इस स्थिति में दिखने लगा कि वह जहां उसके पास जो विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हुआ करता था 1970 से पूर्व, अब उसके पास एक विशाल विदेशी मुद्रा का भंडार उपलब्ध था। उसके विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। 2001 में चीन ने जो है विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बना। चीन और विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश हुआ और उसके द्वारा चीन के विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की स्थापना करके जहां विदेशी निवेशकों को चीन में आकर्षित किया गया और जो नई तकनीकी को जो है चीन में आकर्षित किया गया, निवेश को बढ़ाया गया। इससे जहां चीन के विदेशी व्यापार में बहुत व्यापक वृद्धि हुई, चीन के उत्पाद जो है पूरे विश्व में निर्यात किए जाने लगे। वहीं इससे चीन की जो विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई और आज चीन जो है बहुत तेजी के साथ इन नीतियों के कारण आगे बढ़ रहा। यदि आधुनिक चीन की हम बात करें तो पिछले 30 वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लगभग 10% के लगभग में रही है, जो इस बात को इंगित करती है कि चीन जैसा विशाल देश किस तरीके से निरंतर तरक्की के मार्ग पर अग्रसर है। उसकी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज चीन क्रय शक्ति में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। तो यदि हम क्रय शक्ति की बात करें तो विश्व स्तर पर अमेरिका के बाद चीन दूसरा स्थान रखता है। उसकी क्रय शक्ति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर चीन अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन के द्वारा यूरोप के जो जर्मनी और जो अन्य राष्ट्रों को पछाड़ते हुए बहुत तेजी के साथ सकल घरेलू उत्पाद में उसकी जो व्यवस्था है वो मजबूत होती जा रही है। आज उसने, यदि हम आज की बात करें तो आज अमेरिका और जो चीन के बीच का जो गैप है सकल घरेलू उत्पाद का, वो बहुत कम हो चुका है। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही वर्षों के बाद चीन अमेरिकी अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाए। आज चीन सबसे बड़ा वाहन बाजार है, सबसे बड़ा निर्यातक है। तो हम कह सकते हैं कि चीन का जो वाहन बाजार है, जो वहाँ की जो वहाँ पर जितना वाहनों का जो है निर्माण होता है, जो वहाँ पर जो है उपभोग किया जाता है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चीन अपनी निरंतर जो है अपनी उपभोग क्षमता को भी बढ़ा रहा है और उत्पादन क्षमता का भी विकास यहाँ पर हो रहा है। ये माना जाता है कि अगर इसी गति से चीन आगे बढ़ते रहा तो 2040 तक चीन का विश्व के सकल उत्पाद में 40% हिस्सा होगा, जो कहीं ना कहीं चीन की आर्थिक तरक्की को दिखाता है। आज चीन आर्थिक महाशक्ति, तकनीकी महाशक्ति और सैन्य महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। चीन ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। चीन आज विश्व अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र में अपनी महारत आगे बढ़ा रहा है। वो आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से और सैन्य महाशक्ति के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चीन आज जिस तरीके से आर्थिक विकास कर रहा है, जिस तरीके से उसने अपना आर्थिक उत्थान किया है, आने वाले समय में चीन विश्व में सत्ता के एक नए विकल्प के रूप में हो सकता है। वह आने वाले दिनों में
विश्व स्तर पर एक सर्वोच्च नेता के रूप में विश्व के राष्ट्रों का हो सकता है। हम जो है उसको एक उभरते हुए विकल्प के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने चीन तथा चीन की अर्थव्यवस्था का किस तरीके से उत्थान हुआ, इसके बारे में जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।